बड़े खेल की शुरुआत। अब वो चाह रहे थे कि जिस तरह से इंग्लैंड पर कब्जा उनका, उसी तरह से अमेरिका में भी एक केंद्रीय बैंक बन जाना चाहिए। बहुत समय हो गया था, लिंकन ने इनको नहीं बनने दिया, गारफील्ड ने इनको नहीं बनने दिया। इस तरह से इन्होंने बड़े खेल की शुरुआत के लिए अब की बार एक ठोस योजना बनाई। बैंकरों द्वारा अमेरिका में एक बार फिर से ये कोशिश तेज हो गई और 1907 में एक अफवाह फैला दी उन्होंने कि कुछ बैंक फेल हो गए हैं, जिससे लोगों को लगा, अरे हाँ हो सकते हैं, गए बना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया। तो सही में विश्वास टूट गया और सही में कुछ बैंक फेल हो गए और देखते देखते वहां एक मंदी का दौर आ गया, काफी बैंक फेल हो गए। तो इन्हीं लोगों ने समाधान के रूप में सरकार को सुझाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, अगर इंग्लैंड की तरह यहां भी केंद्रीय बैंक होता तो काम चल जाता। और वहां भी 1907 में एक बिल बनवाने के लिए 1910 में जैकल द्वीप पर बैंकर्स ने खुफिया बैठक करके एक बिल बनाया और सोचा कि इसको पास करवाया जाए। उस समय लोग समझते थे कि केंद्रीय बैंक नहीं बनने देना है, इसलिए उस बिल का नाम उन्होंने रखा गया फेडरल रिजर्व एक्ट, ताकि लोगों को लगे कि इसका संबंध शायद केंद्र सरकार से है। उस समय वुडरो विल्सन को चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति पद के लिए, तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, हम आपको चुनाव के लिए मदद करते हैं और ये तो देखो देश के हित में, राष्ट्र के हित में आप ये बिल पास कर देना, और गलत भी क्या है। और देखिए, तो वुडरो विल्सन को लगा हाँ ठीक है, वुडरो विल्सन को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में आर्थिक मदद चाहिए थी, उसके बदले उन्होंने फेडरल रिजर्व एक्ट पास करने के लिए सहमति जता ली। तो 23 दिसंबर 1913 को यह बिल पास हो गया। जब अधिकतर लोग क्रिसमस की छुट्टियों में व्यस्त थे तो सरकार ने अमेरिका की गुलामी का कानून पास कर दिया। अब वुडरो विल्सन बाद में पश्चाताप में लिखते हैं, हमारा महान औद्योगिक राष्ट्र क्रेडिट की अपनी प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रेडिट की हमारी प्रणाली निजी तौर पर केंद्रित है, इसलिए देश का विकास और हमारी सभी गतिविधियां कुछ लोगों के हाथों में हैं। हम लोग सभ्य दुनिया में सबसे बुरी तरह से शासित और नियंत्रित सरकारों में से एक बन गए हैं। अब सरकार मुक्त और लोकतांत्रिक होने की बजाय एक छोटे से दबंग समूह के नियंत्रण में हो चली है। फेडरल रिजर्व का मालिक कौन? अब सवाल उठता है कि फेडरल रिजर्व चला कौन रहा है, इसके बनने के बाद क्या है सरकारी है? नहीं, फेडरल रिजर्व एक प्राइवेट बैंक है, एक स्वतंत्र और निजी कंपनी है जिसके लगभग 12 क्षेत्रीय फेडरल रिजर्व बैंक हैं जिनकी मालिकियत व्यावसायिक बैंकों के हाथ में है। फेडरल रिजर्व बैंक के सभी सदस्य अपने आकार के अनुपात में अपना हिस्सा रखते हैं, यानी जितना बड़ा बैंक इसका सदस्य है उतना बड़ा हिस्सा है। और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के पास पूरे फेडरल रिजर्व सिस्टम का 53% हिस्सेदारी है, बल्कि जो 12 बैंक है पूरे देश में, न्यूयॉर्क का हिस्सेदारी 53% है। तो न्यूयॉर्क में देख लेते हैं किस किस की हिस्सेदारी, ताकि पता लग जाए लगभग कि पूरे फेडरल रिजर्व के ओनर कौन कौन है। तो 1997 में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट थी कि चेज मैनहट्टन बैंक, सिटी बैंक और मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी उसके 3 सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। तो इसमें कौन कौन से थे? चेज मैनहट्टन 2000 में जेपी मॉर्गन और चेज मैनहट्टन एकत्रित होकर जेपी मॉर्गन चेज कंपनी के नाम से बन गए। और जो सिटी ग्रुप है वो रॉकफेलर का ही एक साम्राज्य का एक हिस्सा है। तो ये कौन है? मॉर्गन कौन है और रॉकफेलर कौन है? तो रॉकफेलर और मॉर्गन की कहानी थोड़ी सी जान लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अमेरिका में यूं तो कई दिग्गज लुटेरे थे उस समय के, परंतु जे पिरपोंट मॉर्गन, एंड्रू कार्नेज और जॉन डी रॉकफेलर ही उनका नेतृत्व करते थे, यानी ये बहुत बड़े एक तरह से साम्राज्य चला रहे थे गुंडागर्दी का। मॉर्गन का दबदबा वित्त पर था, कार्नेज का स्टील पर और रॉकफेलर का तेल पर दबदबा था। मॉर्गन ने अपने व्यवसाय को खुद खड़ा नहीं किया बल्कि खरीदा था और उसे प्रतिस्पर्धा से घृणा थी। 1901 में मॉर्गन ने कार्नेज से खरीदी हुई मिलों से अरबों डॉलर की पहली कंपनी यूएस स्टील बनाई। तो स्टील पे इनका एक तरह से पूरा कब्जा था। रॉकफेलर ने भी अपने प्रतिद्वंदियों को खरीदकर निपटा दिया और उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल सभी को पछाड़ते हुए पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। तो जॉन डी रॉकफेलर अपने बेटे को बोलता था, कंपटीशन इज ए सिन, पाप है कंपटीशन, यानी अपने प्रतिद्वंदियों को निपटा दो। तो इन्होंने सबको निपटा दिया। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका का वित्तीय और व्यवसायिक आधार मॉर्गन की फाइनेंस और यातायात तथा रॉकफेलर की तेल कंपनी ही करती थी। इस तरह से इन कंपनियों का गठबंधन आपस में हो गया और यह कहा जाता कि आपसी तालमेल से अमेरिका के लगभग सारी अर्थव्यवस्था को यही लोग नियंत्रित कर रहे थे। पहले रॉकफेलर और मॉर्गन में भी एक दूसरे से लड़ाई चल रही थी, एक दूसरे के दुश्मन थे। यह प्रतिस्पर्धा राजनीतिक खेल की सत्ता प्राप्ति के लिए थी, परंतु उन दोनों को पूरा सहयोग मिलता था ब्रिटिश वित्तदाताओं से, यानी रोथशील्ड से। इन लोगों को किसने खड़ा किया? रोथशील्ड ने। अब देखो, चेज बैंक रॉकफेलर के द्वारा खरीदा गया, जिसको रोथशील्ड ने वित्तीय सहायता की थी। ये पैसे न्यूयॉर्क के एक बैंकिंग फर्म
कुहन लोएब एंड कंपनी के माध्यम से आए थे, जो कि जर्मनी के एक अप्रवासी जैकब स्किफ के नियंत्रण में थी। यानी जैकब स्किफ ने रॉकफेलर को पैसा पहुंचाया। और स्किफ ने हिस्सेदारी कहां से ली? स्किफ ने यह हिस्सेदारी रोथशिल्ड की वित्तीय मदद से बनाई थी। यानी एक तरह से पैसा इनडायरेक्ट तरीके से रोथशिल्ड ने रॉकफेलर को पहुंचाया था साम्राज्य खड़ा करने के लिए। बाद में उसने कुहन को खरीद लिया और लोएब की बड़ी बेटी से शादी कर ली। ये उनका परिवार का चित्र है। मैनहट्टन कंपनी भी कुहन, लोएब और वारबर्ग के बैंकिंग हित के माध्यम से रोथशिल्ड के नियंत्रण में आ गई। अंत में देखो पूरी व्यवस्था को रोथशिल्ड चला रहा है। इस तरह से एक बैंकिंग वंश स्पष्ट रूप से उनका हो गया। 1955 में रॉकफेलर के चेज बैंक का विलय मैनहट्टन कंपनी से हो गया, जो चेज मैनहट्टन बैंक बना। तो मॉर्गन का भी हम सीधे सीधे देख सकते हैं, जिस तरह से रॉकफेलर को रोथशिल्ड की मदद थी, उसी तरह से मॉर्गन को भी रोथशिल्ड की मदद थी। मॉर्गन परिवार की के सभी बैंकिंग गतिविधियों का सीधे तौर पर इंग्लैंड से पता लगाया जा सकता है। इस बात की पुष्टि यह करता है कि वित्तीय संकट के बुरे दौर में भी मॉर्गन का बैंक सबसे उच्च पायदान पर था। बैंकों के बुरे दौर 1873, 1884, 1893 और 1907 में जब अन्य सभी बैंक घाटे में चल रहे थे, तो मॉर्गन के बैंकों ने हमेशा अपने व्यवसाय को अच्छे से चलाए रखने के लिए पैसे की व्यवस्था बनाई रखी। तो ये पैसा कहां से आ रहा था? ये ट्रेस किया जा सकता है साफ साफ कि इंग्लैंड से ही आ रहा था। अब प्रथम विश्व युद्ध, एक बार जब इनके हाथ में पूरे देश की आर्थिक सत्ता हो गई, इंग्लैंड की तो थी ही, अब इनके पास अमेरिका की भी पूरी आर्थिक सत्ता का नियंत्रण हो गया, पैसे बनाने का अधिकार। तो प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसी चीज है कि इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि युद्ध में कभी भी कोई देश जाता है तो ये क्या करते हैं, उनके खाते में पैसा लिख देते और खूब ब्याज मांगते हैं। तो किसी भी देश को बर्बाद करना तो उसको युद्ध में डाल दो, और फायदे में कौन जाएंगे? जो पैसा बना कर देंगे, बैंकर्स।